परिमेय 6.3 इसमें क्या कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप त्रिभुज देख लीजिए कि हमने देखा ये एक त्रिभुज है आपका, ये ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, इसका नाम हमने दिया ए बी सी, इसका दिया डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह से आपको जो है दो त्रिभुज हैं। अब उसमें उसने दिया क्या है कि संगत कोण जो है बराबर हो, तो यहां पे देख लीजिए दिया है, ठीक है, दिया है संगत कोण बराबर, मतलब कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी किसके बराबर, कोण एफ के बराबर। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई के हो जाएगा और कोण सी बराबर आपका हो जाएगा कोण एफ के। क्लियर है। उसके बाद कहा तो उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है ये ए बी बटा जो डी ई होगा, ए बी बटा डी ई बराबर किसके, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के और बराबर बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के, क्योंकि संगत भुजा यही थी, ए बी की संगत भुजा जो है इसमें डी ई और उसका समानुपात में बोला था, तो ए बी बटा डी ई, ठीक है, ए सी डी एफ के और बी सी ई एफ के। क्लियर है, इतनी बात आपको यहाँ तक हो गई होगी क्लियर। उसके बाद अब हमें ये जो करना है सिद्ध, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रचना कर लेते हैं इसमें। तो रचना में जैसे कि हर एक परिमेय में हम रचना करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डी ई जो है ये भुजा, इस पर और डी एफ पर दो बिंदु ले लेते हैं। इस पर एक जैसे इसी के हिसाब से है ये कि यहाँ पर हम पी ले लेते हैं जैसे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि डी ई व डी एफ पर पी पर क्रमशः पी व क्यू जो है इस प्रकार है, हमने इस प्रकार ले लिए उनको कि जो डीपी होगा आपका वो किसके बराबर होगा, ए बी के, डीपी बराबर ए बी और ये जो डी क्यू होगा वो ए सी के बराबर है। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है ये वाला बड़ा बन जाता तो जिससे बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखाई भी देता जो है। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या होगा, ए सी, ये हमने रचना करके लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे पी, अब ये तो ले लिया, अब पी और क्यू को हम आपस में मिला देते हैं, पी व क्यू को परस्पर मिला देते हैं, परस्पर मिला देते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से पी और क्यू को भी मिला दिया। क्लियर हो गई बात इतनी यहां तक जो है। ठीक है ना, रचना करी हमने सिर्फ, और ये डीपी को ए बी के बराबर, डी क्यू को ए सी के बराबर हमने लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप आ जाइए इसमें दो त्रिभुजों में ए बी सी और ये डी पी क्यू में। अब त्रिभुज ए बी सी व डी पी क्यू में, अब आप यहां पर देखिए इन दो त्रिभुजों की बात अगर हम करें तो इसमें डीपी किसके बराबर है, ए बी के, क्योंकि अभी अभी हमने रचना की है, तो डीपी बराबर है ए बी के। क्लियर एक बात, डी क्यू बराबर किसके, ए सी के, डी क्यू बराबर है ए सी के। और आपको पहले ही पता था, दिया क्या था, कोण ए बराबर किसके है, ये जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी। इससे आप क्या कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो जाएगा इसके। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, डी पी क्यू के। सर्वांग सम की हमने जो है बेसिक वीडियो बना रखी, मतलब इसकी जो सर्वांग समता की है हमने जो त्रिभुज की बेसिक वीडियो बनाई है उसमें पूरे सर्वांग समता समरूप जो है समरूपता उसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। अब आप ये देखिए यहाँ पे सर्वांग सम किस है, किस कसौटी से है, तो ये जो है आपके ये क्या थी, एस थी, साइड थी, ये भी साइड थी और ये एंगल था, मतलब साइड एंगल साइड, या फिर भुजा कोण भुजा जो है सर्वांग समता से, इसको लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, अच्छा, अब ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आपको पता है इसका प्रत्येक अंग बराबर होगा। अब आप कह सकते हो कि जो कोण बी होगा वो कोण पी के बराबर होगा, कोण सी कोण क्यू के बराबर कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो कोण बी बराबर कोण पी के और कोण सी बराबर कोण क्यू के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको सर्वांग सम क्यों सिद्ध किया, इसका सिद्ध करने का एक रीजन यही था
कि हमने जैसे अब ये बराबर हो गए कोण जो है, अब आप ये देख रहे होंगे हमें कोण दे रखे थे शुरुआत में, और हमने यहाँ से इन दोनों त्रिभुज में कोण के साथ संबंध इस तरह से बनाया कि अभी हमारा कोण जो है बी पी के बराबर आया, लेकिन बी तो ई के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ई के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्यू एफ के बराबर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि दो समांतर भुजा और तिर्यक रेखा मतलब दो भुजाएं हैं इस तरह से, और तिर्यक रेखा काट के अगर ये दोनों कोण बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भुजा क्या है आपकी, समांतर है। और जब पी क्यू समांतर ई एफ के हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पे से पर में जो 6.3 है 6.1 है थेल्स पर में बीपीटी जो है वो लग जाएगी यहाँ से, फिर इनका अनुपात बराबर हो जाएंगे, और हमें अनुपात में ही लेकर आना है। इस कारण हमने इसको जो है सर्वांशम सिद्ध किया। तो आपको कभी भी क्वेश्चन जो पर में करनी होती है उसमें एक थोड़ा सा रीजन आपको याद रखना होता है कि हम किस तरह से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे का, अब इसलिए बी एंगल मतलब जो कोण बी है वो पी के बराबर है, कोण सी क्यू के बराबर है, परंतु जो हमें दिया है कि कोण बी जो है बराबर है कोण ई के, और जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है। यहाँ से आप लिख दीजिए ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है, भाई इतनी बात हमें दे रखी है। तो अब आप क्या कह सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण पी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ई के, और कोण क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण एफ के, इन दोनों से, ठीक है। इसको आप कह सकते हो यहाँ से समीकरण बना लीजिए आप, चाहे 1 और इसको 2 और 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। ये आ गई आपके बात, ठीक है। अब आपने देखा कि जैसे ये आपकी दो भुजा मान लीजिए, ये भुजा है आपकी, एक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा ऐसे है, ठीक है। और ये जो कोण है ये बराबर हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पी क्यू है और ये आपकी ई एफ है। ये इस वाले चित्र की बात हो रही है त्रिभुज की, ठीक है। इसमें इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। तो जहां आपने देखा ये कोण इसके बराबर, मतलब संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ से क्या, इसलिए पी क्यू जो है वो क्या है, समांतर है ई एफ से, ठीक है। अब पी क्यू समांतर आ गई ई एफ के, और अब आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में इस तरह से कि कोई भुजा जो है, ठीक है, ये वाली भुजा जो है और इस भुजा पर स्थित बिंदु को मिलाकर वाली जो भुजा बन रही है वो आपस में अगर समांतर होती है तो आप क्या करते हैं, वो भुजा क्या करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसका मतलब क्या होगा, यहीं से पर में 6.1 या थेल पर, इसको थेल्स कहते हैं, तो थेल्स पर में से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थेल्स पर में से dp बटा पीई बराबर क्या कहोगे आप किसको, dq बटा QF के, dq बटा QF के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तो यहाँ पे AB और DE में आ रहा है। अब आप DP को तो AB लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने जो है रचना से ले लिया था, ठीक है। और DQ को AC भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये PE की जगह DE कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि पहले तो आप इसको जो है उल्टा करके लिखिए कि व्युत्क्रम करने पर जब हम व्युत्क्रम करेंगे इसको क्या लिखेंगे, PE बटा क्या लिखेंगे, DP लिखेंगे बराबर QF बटा DQ लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर देंगे, जब हमने इसको बटा कर दिया, अब आप इसको में +1 कर दीजिए इधर भी, और इधर भी +1 कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, अब हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, PE प्लस क्या हो जाएगा, DP हो गया, और बटे में आ गया DP, और बराबर हो गया QF प्लस DQ, और बटे में आ गया आपका DQ। अब आप इसमें देखिए PE प्लस DP क्या है, ये PE है और ये DP है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, DE बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से इसमें देखिए QF प्लस DQ, ये QF है प्लस DQ कर दोगे क्या बन जाएगा, DF बन जाएगा। मतलब यहाँ तो आपका आ गया DF बटे DQ आ गया बराबर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका DE बटे DP। क्लियर है इतनी बात। अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अब ये जो DP है उसको तो हम AB लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जो DE है वो तो DE रहेगा। इसका मतलब पहले आप इसको फिर से व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, ये यहां से आप देख लीजिए इस तरह से, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। आप इसको समीकरण दे सकते हैं, 1 2 तो यहां तक हो गई थी, आप इसको समीकरण 3 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका समीकरण 3 का यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, मतलब समीकरण 3 का, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए DP बटा DE हो जाएगा, और वो बराबर आ जाएगा किसके, DQ बटा DF के, ठीक है। परंतु DP किसके बराबर है,
ए बी के। अगली लाइन में लिख दीजिए ये ए बी बटा डी ई हो गया और वो बराबर हो गया डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, ए सी बटा डी एफ हो गया। क्लियर है इतनी बात आपको यहाँ पे? ठीक है। अब आपका क्या है, ए बी बटा डी ई आ गया, ठीक है, और ए सी बटा क्या आ गया आपका, डी एफ आ गया। ये यहां तक आ गया। ये कब आया, आपने जब इस तरह से रचना करी थी। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार। अब आपको अगला करके नहीं दिखाना है, अगला आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसी प्रकार ए बी बटा, अगर मैं डी ई करता हूं बराबर किसके आ जाएगा आपका, ये ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ के आ जाएगा, बी सी बटा ई एफ के। ये 3 होगी थी, इसको 4 बोलो और इसको 5 बोलो। और अब लिख दीजिए समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, बस ये सारे बराबर आ जाएंगे। ए बी बटा डी ई बराबर, क्योंकि ए बी बटा डी ई पहले किसके बराबर था, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ के, और ये ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ के बराबर था। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बराबर क्या होगा, बी सी बटा ई एफ के। अब आप देखिए आपको यही लाना था, आगे सिद्ध कर दिया। आगे उसने पूछा कि इसलिए त्रिभुज जो है समरूप है। अब आप जानते हैं समरूप की स्थिति में कि क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, ये जो है ना संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और साथ ही संगत कोण समान होनी चाहिए। संगत कोण उसने पहले कह देते, संगत भुजाओं का अनुपात हमने समान बता दिया। तो आप कह सकते हैं इसलिए क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो है आपका वो समरूप होगा। ये समरूप का साइन होता है आपका, ठीक है, और ये वाला सर्वांग सम का होता है, ठीक है। तो ये समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ये डी ई एफ के, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज डी ए बी सी जो है, त्रिभुज डी ई एफ के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर हो गई पूरे वाले के, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी ई एफ, बस यही आपकी परिमिति इति सिद्धांत।